जब हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो पहले हमको राष्ट्र के प्रति त्याग करना आवश्यक है। न जाति का, न धर्म का, पंथ का, संप्रदाय का, किसका भी मोह न रखते हुए राष्ट्र मेरा आवश्यक है। यह बात जब हम अपने मन में लगा देंगे, जो मन में आता है वही तन करता है। आठवले जी ने यही अपनी जिंदगी में लाने का प्रयास किया और उन्होंने नारी शक्ति का भी और भक्तगणों का भी संयोग किया। सबको इकट्ठा करके ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय लेकर यहाँ तक आपको लाया है। केवल 25 साल में आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सतर्क हो रहे हैं, यही उनका यश है। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अपनी कूटनीति और ताकत के जरिए बाजीराव ने वहीं सब करार मोहम्मद से मनवा लिए जो उसके पिता ने सैयद के साथ बैठ के तय किए हुए थे। बाजीराव वहाँ नहीं रुका। औरंगिया ने जो 6 सूबे दक्खन में तैयार किए थे, बाजीराव ने उसी का फॉर्मूला मालवा और गुजरात में लागू किया। वहाँ पे हिंदवी स्वराज्य का शासकीय कारभार सुचारू रूप से पुनः शुरू करने का श्रेय पहले बाजीराव को जाता है। उसके तुरंत बाद फिर पंजाब, बंगाल और उड़ीसा में अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह से 1751 आते आते उत्तर और पूर्व हिंदुस्तान, इसमें फिर वो मिजोरम, आसाम, हिमाचल, राजस्थान, ऐसे कुछ भाग तो छोड़ दो, लेकिन उर्वरित जो हिंदुस्तान था उस हिंदुस्तान को अपने अंडर आधिपत्य स्थापित करके मराठाओं का निस्संशय सबसे ताकतवर और विराट हिंदवी स्वराज्य बनाने में पहले बाजीराव की बड़ी भूमिका है। सही मायनों में कहूँ तो श्री शिवराय के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम मराठाओं ने किया। इस बीच 1737-38 में निजाम ने कुछ मराठाओं के विरुद्ध मुहिमें चलाई हैं, उसके बारे में आगे कभी। ये जाहिर है 3-4 जगह पे उसने हमला किया जो बाजीराव ने अपने दम पर पूरा का पूरा जीत लिया और निजाम को हरा के भगा दिया। 1750 में शाहू के निधन से पहले मुगलों के प्रांत जैसे काठियावाड़ हो गुजरात का, नीमच, मालवा, बुंदेलखंड हो मध्य प्रदेश, आगरा हो दिल्ली, दोआब, गोंडवन, संबलपुर, बंगाल के चित्तौड़गढ़ तक मराठों ने अपना अमल बिठा दिया। ये करते करते छोटे मोटे 10-12 युद्ध मुगलों के साथ भी जरूर हुए हैं, लेकिन मुगलों को उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि दिल्ली में जो बैठे मोमिन अशराफ थे ना, उन्होंने ज़बरदस्ती बिठाए ये नए सुल्तान बड़े कमज़ोर निकले। और यही कारण है इतने कम समय में लगभग पूरा हिंदुस्तान मराठाओं ने हिंदवी स्वराज्य में शामिल कर दिया था। और इसका पूरा श्रेय मैंने जैसे ऊपर कहा है, पहला बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ ने स्थापित की हुई तैनाती फौज, इनको हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन तैनाती फौज का काम सिर्फ युद्ध करना था, बाकी कुछ नहीं करती, इसीलिए वो तैनाती फौज थी। वेल्सली ने फिर इसका उपयोग आगे चल के किया। ये झूठ है कि सब्सिडायरी सिस्टम गोरों ने लाई ना, बालाजी के बेटे बाजीराव और बाजीराव के बेटे ने इस सिस्टम का परिपोष किया और मराठाओं को बलाढ्य बना दिया। लेकिन मित्रों, ये बात तो सच है कि स्व संरक्षण
और स्वसंरक्षण में सिद्धता होने से वर्धिष्णु राज्य आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ये इतिहास है, आप देख लो। उस राष्ट्र को आक्रामक भी बनना पड़ता है। विमानों का उपयोग वर्जित करने से 1962 में क्या हुआ हम जानते हैं। कारगिल के शुरुआती दिन आप पढ़ो, वही हुआ, लेकिन बाद में विमानों का जैसे उपयोग शुरू हुआ, कारगिल विजय निश्चित दिखने लगी। सबको मालूम है सातारा शाहू का जो हिंद विश्व राज्य था वो विराट होते गया, अपितु राजसबाई का पुत्र संभाजी का जो कोल्हापुर संस्थान था वो शनैः शनैः सिकुड़ता गया। तंजावर का जो राज्य था श्री शिवराय ने अपने सौतेले भाई को जो सौंपा था वेंकोजी भोसले को, वो तो बाद में राज्य मात्र अंग्रेजों का गुलाम होके वहाँ पे ये हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। ये सिंगोर पे अभी जो बात करते हैं, ये सिंगोर भी मित्रों लोकसभा में जो आज स्थापित हुआ है, ये धर्म का राजदंड है। जिस राजा को राजदंड का यथार्थ नहीं मालूम, उसे नहीं समझ आता, उसका विनाश निश्चित है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्यों? क्योंकि सत्ताधीश को अपने सारे कर्तव्य की पूर्ति करना शास्त्रों ने सख्ती कर दी है। और इन सब पे, राजधर्म पे, गुरुवर्य चाणक्य जी ने एक पूरा प्रकरण लिखा हुआ है और जो सौभाग्य से आज मौजूद है। राजा के कर्म, उसके नियम, उसके निषिद्ध कार्य, उनकी सबकी सूची वहां पे दी हुई है। मित्रों, गुरुवर्य चाणक्य, श्री समर्थ रामदास महाराज और श्री शिवराय का व्यवस्थापन में उनकी रुचि थी और उन्होंने कुछ मायने रखे हैं। इस विषय में कुछ लेखन किया है, वो आप जरूर पढ़िए। आज भी कॉरपोरेट विश्व के लिए ये उपयोगी साहित्य है, ये मेरा मानना है। आप पढ़ के देख लो, आप ना कह नहीं पाओगे। आक्रांता आने के बाद लेकिन ये जितना भी हमारा ज्ञान था, ये या तो कुएं में गया, या जमीन के नीचे गाड़ा गया, या फिर मोमिनों जानवरों ने जला दिया। बाद में फिर अज्ञान के चलते चलते हमारी पूरी सोच बदल गई। आगे 1835 में मैकॉले पद्धति के शिक्षण प्रणाली ने तो हमें अपंग बना दिया, कारकुन बना के रखा। बालक के पहले सीखने के 15 साल आज हमारा लड़का अंग्रेजी के अलावा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। और यही कारण है कदाचित कि आज सॉफ्टवेयर कंपनी में आप देखो, सीईओ से लेके मैनेजर हो, टीम लीडर हो, सब कुछ भारतीय होते हैं, लेकिन उस कंपनी का मालिक, वो ये सॉफ्टवेयर का शोधकर्ता या शोधकर्ती, ये हमेशा गोरे होते हैं। आप सोच लो क्यों। आज गांव गांव में सभी व्यापारी अथवा छोटे मोटे जितने भी कारखानदार हैं, विषय कुशल सहकारी के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। 2-2.5 साल मुझे लेथ मशीन ऑपरेटर नहीं मिल पाया ढंग का, क्योंकि जो आता था वो कहता था मुझे नौकरी दो। क्या भाई, आपके हाथ में कौन सा स्किल है? मशीन चलानी आती है ना? आप सिखा दो, मैं चला लूँगा। क्यों भाई, सीख के क्यों ना आया? आप कौन हो? नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ। कोई कौशल्य प्राप्त किए बिना ये वाणिज्य
कला और विज्ञान के जितने भी स्नातक है ना, हाँ, ये खाना बांटने में मजबूर है आजकल। दिखते हैं ना आपको, या तो इंश्योरेंस में काम करेंगे, या बैंकिंग में मार्केटिंग करेंगे, या कुछ नहीं मिला सड़क पर बिना मतलब घूमते रहेंगे। बस इसीलिए इन सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए आज का विषय नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। मित्रों, ये विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ की 64 कलाएं थी, 64 कलाएं, कहाँ मिलते हैं लोग? आज पुणे में तकरीबन 85-90 लाख लोक संख्या है पुणे की। सारंगी वादक मुंबई से मंगवाना पड़ता है, ये हाल है सारंगी वादक का, कह रहा हूं। 90 लाख लोगों के शहर में एक भी सारंगी वादक नहीं है। क्यों? अगर आपने सारंगी सीखी है तो आप बेरोजगार कैसे हो गए भाई? बेरोजगार हो सकते हो आप? सोच के देखो। क्योंकि कलाकार के जो पुत्र होते हैं उनको बाल्यावस्था में ही उनको मालूम होता है कि आगे चल के मुझे अर्थार्जन कहाँ से और कैसे करना है। उसको पूछना नहीं पड़ता स्कूल में जाके। चमार का पुत्र अगर एमबीए बन जाए, बनता है, कोई हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन शहर में जाके वो फिर ये फूड इंडस्ट्री या इंश्योरेंस या फिर छोटे मोटे ऐसे ही अकुशल काम में वो जाके फंसता है। और फिर बाद में 15-20 साल के बाद में अपने आप से पूछता है कि भाई ये शुरुआती के 17 साल मैं जो सीखा हूँ इस पे मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला? सिर्फ हर एक के अंग्रेजी नाम का पता चला बस। और यही तो मैकॉले चाहता था। आप एक बात बताओ, आदरणीय जाकिर हुसैन हो, आदरणीय भीमसेन हो, या आदरणीय सचिन जी तेंदुलकर हो, या फिर वो वाराणसी के पहलवान लस्सी वाले हो जो सबसे पुरानी जिसकी दुकान है, अनंत उदाहरण है हर एक शहर में है। ये 3-4 तो मैं सिर्फ प्रातिनिधिक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। आप बताइए, कुशलता प्राप्त करने का समय उन्होंने खुद को दिया, लगातार मेहनत की, बरसों मेहनत की, ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई बाहर जाके मुझे नौकरी कैसे मिलेगी और मुझे मेरे माँ बाप को खिलाने के लिए या मेरे परिवार को खिलाने के लिए मुझे कुछ काम तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अकुशल रह के भौतिक सुख प्राप्त करने की होड़ मची है। और मन कष्टी होता है मित्रों, दुखी होता है मन। मात्र 42 साल की आयु में 40 से ज्यादा युद्ध में अपराजित रहने का शिवधनुष बाजीराव ने समर्थ कंधों पे उठाया है। वो मोड़ी, फारसी और मराठी का ज्ञाता था, जरूर था, लेकिन वो संस्कृत के पीछे नहीं पड़ा है। उसका एक भी संस्कृत में पत्र उपलब्ध नहीं है, या फिर कहीं लिखा हो कि भाई ये संस्कृत पढ़ाई करता था बाजीराव ना। वो तो हमेशा युद्ध भूमि में रहा है, क्योंकि उसे क्लियर कट पता था भाई जो मुझे आगे चल के जिसमें गति प्राप्त नहीं करनी उसमें समय मैं क्यों व्यतीत करूं। युवावस्था में आप देखोगे अखंड वो अपने पिता के साथ रहा है। सिर्फ साथ नहीं रहा है, उनका साथ भी दिया है, युद्ध भूमि में भी साथ दिया है। तो सीधी बात है, आवश्यक सभी व्यवस्थापन हो, युद्ध कौशल हो, घुड़सवारी हो। वैसे घुड़सवारी उसको सबसे ज़्यादा प्रिय थी, उसमें पारंगत वो हो गया। उसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय दे दिया, गति प्राप्त की और अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया।
बड़ा संकल्पित आयुष्य, शिस्तबद्ध आयुष्य पहले बाजीराव ने व्यतीत किया है। कुछ भांड उसको बदनाम करते हैं ये फालतू इधर उधर की बातें करके। अगले एपिसोड में बताऊंगा। मुझे मालूम है मैंने विषयांतर किया है मित्रों, लेकिन बहुत बहुत दुख भरे मन से मैं बता रहा हूँ। आजू बाजू जब मैं ये बेरोजगारी देखते हैं, कहाँ है बेरोजगारी भाई? सब जगह मैं लगातार अभी बेरोजगारी के बारे में सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगा अरे हम सामान्य लोग हैं, 12 घंटा वर्कशॉप में काम करके कुछ पैसे कमाते हैं। हम सामान्य को मित्रों अभी विचार करना जरूरी है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं भाई, हमारा लक्ष्य क्या है। ये इस भौतिक सुख की कोई सीमा है क्या? कृपया अवश्य विचार करें। वंदे मातरम।